फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विद स्टडी बॉट वीडियोस। आज जो हमारा इक्विलिब्रियम का टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। पिछले लेक्चर में हमने कुछ जाना था लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। आज हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो डिपेंड नहीं करता है रिएक्टेंट्स की ओरिजिनल कंसंट्रेशन पे। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन रेज़ पावर 0। यानी क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो इंडिपेंडेंट होता है रिएक्टेंट्स की ओरिजिनल कंसंट्रेशन पे। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हम लिख सकते हैं, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिफरेंट होता है। यानी डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, डिफरेंट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी डिफरेंट टेम्परेचर्स पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, डिफरेंट है। तीसरा हम लिख सकते हैं, अगर हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन लेते हैं तो उसके लिए दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं, एक तो फॉरवर्ड एक तो बैकवर्ड। तो उसके लिए हम क्या ले सकते हैं कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो होता है इनवर्स टाइम्स बैकवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी क्या, K फॉरवर्ड, F में फॉरवर्ड से ले रहा हूं, इज इक्वल टू 1 बाई K टाइम्स बैकवर्ड। यानी क्या, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो इनवर्स होता है किसके, बैकवर्ड रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कैटलिस्ट। क्या, मैं पहले लिख रहा हूं, इंडिपेंडेंट ऑफ कैटलिस्ट। क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो कैटलिस्ट पे डिपेंड ही नहीं करता है। यानी क्या, अगर कैटलिस्ट प्रेजेंट हो या ना हो उस पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू डिपेंड ही नहीं करता है। कैटलिस्ट तो आपको पता ही होगा क्या होगा, जो रिएक्शन की रेट इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, लेकिन खुद कंज्यूम नहीं होता है। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस यहां पे डिफाइन नहीं होती है, चाहे कैटलिस्ट प्रेजेंट हो या ना हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू उस पर डिपेंड ही नहीं करता है। फोर्थ आप ले रहे, आप मैं रब कर रहा हूं, आप तब तक ये नोट डाउन करके रखिए। फोर्थ आप ले रहे, मैंने अभी क्या कहा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू आएगा। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ले रहा हूं T1, तो उस पे मैं ले रहा हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू K1, T1 और K1। और दूसरा टेम्परेचर मैं ले रहा हूं T2, उस पे मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू ले रहा हूं K2। और साथ ही साथ में ले रहा हूं डेल्टा H। डेल्टा H आपको पता ही होगा क्या होगा, हीट ऑफ द रिएक्शन। क्या, हीट ऑफ रिएक्शन। यानी क्या, रिएक्शन में कितनी हीट इवॉल्व हुई या एब्जॉर्ब हुई उसे हम डेल्टा H से डिनोट करते हैं। यानी हीट ऑफ द रिएक्शन। T1 पे K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, T2 पे K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि K1 और K2 के दरमियान एक रिलेशनशिप होती है, वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, log of K2 माइनस log of K1 is equal to minus times delta H heat of the reaction divided by 2.303 times R into 1 by T2 minus 1 by T1। एक रिलेशनशिप होती है किसके दरमियान, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 जो T1 टेम्परेचर पे है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 जो T1 टेम्परेचर पे है। डेल्टा H हीट ऑफ द रिएक्शन, 2.303 कांस्टेंट, R क्या है, गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू डिफरेंट होता है, वो तो आपको पता ही होगा। तो इस रिएक्शन का जो नाम होता है, इस इक्वेशन का जो नाम होता है, इसे हम कहते हैं वैन हॉफ इक्वेशन। क्या, वैन हॉफ इक्वेशन। ये क्या हमें देता है कि दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के दरमियान एक रिलेशनशिप। अब इसमें कुछ केस बनेंगे 1 2 3, जैसे डेल्टा H का वैल्यू 0, डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव, डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। आप पहले ही नोट डाउन करके रखिए। पहला केस, ये अब इस इक्वेशन पे जो केसेस बनेंगे, पहले हम ले लें डेल्टा H इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, ना ही रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है, ना ही रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो उस वक्त क्या आएगा, इस इक्वेशन में क्या तब्दीली आएगी, देखिए, log of K2 माइनस log of K1। अगर मैं इस टर्म को 0 कर दूं तो ये सारा टर्म 0 बन जाएगा, तो 0 के बराबर आ जाएगा। यहां से क्या मिल जाएगा हमें, एक्स कर रहा हूं ऊपर से, यहां से क्या आ जाएगा, log of K2 इज इक्वल टू log of K1, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं K2 इज इक्वल टू
K1। अब बताएंगे सर आपने भी तो बताया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू डिफरेंट होता है डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। आपने टेम्परेचर तो 2 ली थी, लेकिन मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूं, डेल्टा एच का वैल्यू 0, यानी ना ही रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है ना ही रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। उस वक्त क्या आएगा, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू डिफरेंट टेम्परेचर्स पे वो सेम आएगा। इससे हमें एक बात पता चली कि अगर डेल्टा एच का वैल्यू कभी भी 0 आया तो सारे टेम्परेचर्स पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू क्या आएगा, सेम। दूसरा केस, ये मैंने पहला केस दे दिया, डेल्टा एच इक्वल टू 0, उस पे क्या आएगा, K2 इक्वल टू K1, यानी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू T2 टेम्परेचर पे था वो बराबर है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू T1 टेम्परेचर पे। दूसरा केस, ये आप साथ ही साथ नोट डाउन करके रखिए। दूसरा केस हम ले रहे डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया कि हीट जो रिएक्शन में हो रही है वो एब्जॉर्ब हो रही है, जिसे हम किस टर्म से बताते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन से। क्या बताते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बता रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या, अगर हम डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं तो कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम डेल्टा एच पॉजिटिव के लिए उस इक्वेशन का देखते हैं क्या होता है, log of K2 minus log of K1 is equal to minus times delta H divided by 2.303 R into 1 by T2 minus 1 by T1। अगर मैं डेल्टा, और साथ ही साथ और एक चीज साथ ही साथ मैं ले रहा हूं T2 टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर देन है क्या, T1, तो इस इक्वेशन के क्या हाल होगा, अगर ये T2 मैंने टेम्परेचर ग्रेटर देन ले लिया तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये भी क्या है यहां पे, पॉजिटिव। देखिए ऐसे में डिफाइन कर रहा हूं, K2 माइनस K1, मैंने अभी क्या लिया था, ये जो डेल्टा एच का वैल्यू मैंने लिया वो पॉजिटिव मैंने लिया, और इसका वैल्यू क्या आ गया, नेगेटिव। सामने और एक नेगेटिव बैठा है तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव यहां से। तो इन दोनों, इस दोनों टर्म का जो डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा। इससे आगे क्या निकलेगा, ऐसे मैं रब कर रहा हूं, इससे निकलेगा आगे log of K2 माइनस log of K1 इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो इससे क्या बन जाएगा, जो K2 का वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन होता है K1 से। यानी इससे क्या रिजल्ट हमें निकला कि जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तब जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा। क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जितना टेम्परेचर हाई होगा उतना ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, हाई। तो इसलिए मैंने लिखा K2 इज ग्रेटर देन K1 फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। K2 मैंने किस टेम्परेचर पे लिया था, T2, और K1 T1 पे। तो निकला ना, अभी मैंने बताया था ना कि T2 टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर देन है किससे, T1। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या निकला, जो K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो ग्रेटर देन निकला K1 से। तीसरा केस, अब तो आपको पता ही होगा कि तीसरा केस कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। थर्ड केस, इफ डेल्टा एच इज नेगेटिव, यानी क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी रिएक्शन में जो हीट हो रही है वो इवॉल्व हो रही है। क्या, इवॉल्व हो रही है हीट, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए वेन हाउस इक्वेशन का क्या हाल होता है, log of K2 minus log of K1 is equal to minus delta H divided by 2.303 R into 1 minus T2 1 minus T1। अभी मैंने क्या बताया था आपको, जो T2 टेम्परेचर है वो क्या है, ग्रेटर देन है किससे, T1 से। तो अगर हम डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं, यहां से क्या आ रहा है इसका वैल्यू, नेगेटिव, यहां से क्या आ रहा है इसका वैल्यू, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन इस यहाँ पे एक नेगेटिव जनरेट हो रहा है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, सीधा नेगेटिव। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, log of K2 माइनस log of K1 इज इक्वल टू नेगेटिव। यहां से क्या पता चला हमें कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू, जितना टेम्परेचर कम होगा उतना ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कम होगा। क्या, जितना ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कम होगा उतना ही, जितना ही टेम्परेचर कम होगा उतना ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, कम। क्योंकि यहां से हमने क्या लिया था, T2 टेम्परेचर ग्रेटर देन लिया था T1 से, तो यहाँ पे एक और नेगेटिव जनरेट होगा। ये तो पॉजिटिव बन गया था, लेकिन यहां से क्या बन गया, नेगेटिव। इससे क्या हमें पता चला कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें अगर टेम्परेचर हमारा कम है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या आएगा, कम। तो यहां से हम लिख सकते हैं
K1 is less than K2, K1 is less than K2। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हम ले रहे थे, ये कुछ केस थे वेट-हाउस इक्वेशन पे, ये मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, ये आप नोट डाउन करके रखिए साथ साथ। फिफ्थ केस में ले रहा हूं, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या, कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, अगर हम एक रिएक्शन ले रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू अगर हम पहले मैं रिएक्शन में लिख रहा हूं SO3 twice gives twice SO2 plus O2। इस रिएक्शन में आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू है वो स्टिशियोमेट्री पे भी डिपेंड कर रहा है। क्या इन जो आप यहां पे देख रहे हैं 2, यहां पे 2, यहां पे 1, इन पॉइंट्स पे भी डिपेंड कर रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू। अब मैं यही रिएक्शन दूसरे टाइप के ले रहा हूं, क्या, स्टिशियोमेट्री इसकी चेंज करके SO3 gives SO2 plus half of O2। अब हम देखेंगे इन दोनों रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या आता है। देखिए अब इसके लिए पहले वाली रिएक्शन के लिए, इसके लिए आएगा K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ SO2 रेज़ पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ SO3 2 टाइम्स। ये मैंने इसका लिख दिया K। अब इसके लिए मैं लिख रहा हूं K डैश, इसके लिए क्या आएगा कंसंट्रेशन ऑफ SO2 कंसंट्रेशन ऑफ O2 रेज़ पावर 1/2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ SO3। अब कुछ डिफरेंस देखिए, रिएक्शन तो सेम है, सिर्फ स्टिशियोमेट्री डिफरेंट है। तो इससे हमें पता चला कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो स्टिशियोमेट्री रिएक्शन की स्टिशियोमेट्री पे भी डिपेंड कर रहा है। मैं इसको थोड़ा आगे और प्रोसीड कर रहा हूं कि K डैश का वैल्यू जो आएगा, देखिए अगर आप इसका स्क्वायर, अगर आप इसका 1/2 बाहर निकाल रहे हैं तो K का वैल्यू आएगा 1/2। देखिए कैसे, अगर मैं ऐसा कर रहा हूं, हर किसी पे ऐसा ही स्क्वायर डाल देता हूं 2 2 1/2, अगर मैं 1/2 वापस देंगे तो वापस बन जाएगा ही। तो ये किसके बराबर है, K के। तो इसीलिए मैंने लिखा K डैश का जो वैल्यू होता है वो रूट टाइम्स K के बराबर होता है। तो इन दोनों से क्या पता चला कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो स्टिशियोमेट्री रिएक्शन की स्टिशियोमेट्री पे भी डिपेंड करता है। तो ये था पांचवा कैरेक्टरिस्टिक इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, ये आप नोट डाउन करके रखिए, मैं रब कर रहा हूं। अब 6 पे देखते हैं क्या होता है। हाँ, अब देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है, अगर हम रिएक्शन 2 स्टेप्स में कर रहे हैं, क्या, स्टेप 1 और स्टेप 2, तो इनके लिए डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, इसके लिए K1 और इसके लिए K2। रिएक्शन क्या है मगर एक ही, तो जो टोटल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो इन दोनों से मिलाकर बनेगा। कैसे, K का वैल्यू जो होता है वो जो टोटल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ले रहा हूं वो होता है K1 क्रॉस K2 या K1 इंटू K2। ये मैं कह लिया कि अगर एक रिएक्शन 2 स्टेप्स में हो रही है और क्या बन रहे हैं, 2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, K1 पहले स्टेप में K1 और दूसरे स्टेप में K2, जो टोटल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उस रिएक्शन का जो होगा वो ऐसे रिलेट होगा K1 क्रॉस K2। ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। अब हम थोड़ा और जानेंगे आगे लेक्चर्स में। उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली अगली वीडियो का आपको पता चल सके।